क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो लर्निंग थ्योरीज हम पढ़ रहे थे, जिसमें अब लास्ट हमारी थ्योरी आ जाती है जॉन डवे कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। तो जॉन डवे ने कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी दी है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जॉन डवे ने 3 प्रक्रियाएं मानी थी। 3 पार्ट प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बोला था, जिसमें एक बोला था इन्होंने कि होता है टीचर, एक चाहिए स्टूडेंट और तीसरा सोसाइटी यानी कि सोशल कंपोनेंट इन्होंने बताया था। तो कोऑपरेशन कभी भी एक सोसाइटी में ही हो सकता है, तो ये जस्टिफाई करता है इसके सोशल एलिमेंट को। ठीक है, तो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, ये साइकोलॉजिस्ट थे और एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। एजुकेशन को इन्होंने एक सोशल प्रोसेस बोला है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी बच्चा है वो सबसे बेस्ट तरीके से कब सीख सकता है। वो ऐसा नहीं कि कोई बात कर रहा है और वो किसी कोने में बैठकर केवल सुन रहा है, नहीं, वो उस बातचीत में शामिल हो जाए तो रियल एक्सपीरियंस उसको हो जाएगा। ठीक है, और सोशली वो इंटरेक्ट यानी कि सोशल जो इंटरेक्शन स्किल्स हैं उसकी वो डेवलप हो जाएंगी। तो वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से कोई भी चीज सीख सकता है जब वो सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तब। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग इज द इंस्ट्रक्शनल यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स through which students work together to maximize their own and each other's learning। किसी भी एक ग्रुप का, किसी भी एक सोसाइटी का क्या एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सोसाइटी क्यों बनाते हैं, किसी के साथ ग्रुप क्यों बनाते हैं, हम दोस्त क्यों बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक, अब जैसे मान लिया, थोड़ा सा मैं इसका लो मीनिंग लेकर चलूं तो ए दोस्त बनाना चाहता है बी को, तो क्यों बनाएगा ये? क्योंकि ए को लगता है कि बी उससे किसी न किसी रूप में जो है वो बेटर है और मैं उससे वो चीज सीख सकता हूँ। और बी क्यों बनाना चाहता है ए को दोस्त? क्योंकि जो कमी बी के अंदर है या फिर जो उसको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है जो ए के पास है और ए से मैं ये चीज सीख सकता हूँ, यानी दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखाने के लिए एक ग्रुप में आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। तो इससे दोनों की लर्निंग क्या है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। ठीक है, जो ए के पास नहीं था वो बी को मिल गया, सॉरी, जो ए के पास नहीं था वो ए को मिल गया, जो बी के पास नहीं था वो बी को मिल गया। ठीक है, एक दूसरे से। ठीक है, तो सोसाइटी में सबका रोल यही होता है कि जो उनके पास है वो सबको दिया जाए, जो ज्ञान उनके पास है, जो स्किल्स उनके पास है वो सबको आनी चाहिए, वो ज्ञान सबको होना चाहिए। ठीक है, तो यही मतलब होता है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी का। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग थे से क्या है, संबंधित है, रिलेटेड है। क्योंकि जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, सहयोगात्मक जो अधिगम होता है, वो एक कम्युनिटी का, एक समुदाय का क्या होता है, इफेक्ट होता है। यानी कि जब एक समुदाय बनता है तो वहां पर एक समुदाय में जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, उसको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। एक छोटे ग्रुप में जो होती है तो उसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। तो ये हमारी जॉन डवे की कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, फायदा क्या है इसका ये हम पहले देख चुके हैं, तो फटाफट से इसको रिवाइज कीजिए कि एलिमेंट्स क्या हैं इसके। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, कि ए बी के ऊपर सकारात्मक रूप से क्या हो जाता है, निर्भर हो जाता है। अब ए की अपनी जिम्मेदारी है, बी की अपनी जिम्मेदारी है, तो यानी कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी तय होती है उसमें। ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी स्टूडेंट के अंदर वो डेवलप हो जाती है। और ग्रुप अकाउंटेबिलिटी भी क्या होती है, डेवलप होती है उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल अपने फायदे के लिए सारी चीजें कर रहा है वो, अब वो पूरे ग्रुप का भी सोचेगा, क्योंकि उस ग्रुप का वो एक अहम हिस्सा है। तो उस ग्रुप को ऊपर उठाने के लिए वो अपनी तरफ से भी प्रयास करेगा, यानी ग्रुप के लिए भी वो अकाउंटेबल है। इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप्स स्किल्स, कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से या फिर एक व्यक्ति कई सारे व्यक्ति से जो उस ग्रुप में हैं बात करता है, उनको अपनी बात समझाता है, उनकी बात समझता है, तो ये स्मॉल ग्रुप्स स्किल्स भी उसकी डेवलप हो जाती हैं। अब क्योंकि एक दूसरे के साथ बैठते हैं वो,
तो फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन उनके बीच में होता है, और एक छोटे ग्रुप को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसका संचालन करना है, ये स्किल्स भी उनकी डेवलप हो जाती हैं। तो ये इसके की एलिमेंट्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के। अब कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसमें से हम 3-4 पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बाकी बची हुई हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, और जो हम पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा हम फटाफट से निपटा देंगे। ठीक है, तो ये 9 स्ट्रेटजीज हमारी कॉमन आती हैं, इनसे इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हम जिक्शो मेथड कर चुके हैं, थिंक पेयर शेयर कर चुके हैं, टीम पेयर सोलो कर चुके हैं, फिश बाउल डिस्कशन कर चुके हैं। तो 4 हम इसमें कर चुके हैं, 5 हम इसमें अलग से अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला फटाफट से कि जिक्शो मेथड क्या है, कि एक पूरी क्लासरूम से लार्ज ग्रुप होगा, लार्ज ग्रुप से स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाएंगे। ये स्मॉल ग्रुप्स एक्सपर्ट ग्रुप से मिलते हैं, स्मॉल ग्रुप मीट्स विद एक्सपर्ट ग्रुप, और ये किसी एक टॉपिक में किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाएगा स्मॉल ग्रुप, और लास्ट में जो रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्ट्स बैक टू लार्ज ग्रुप। ठीक है, तो अब पूरी क्लासरूम को वापस आकर रिपोर्ट बैक करते हैं। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, और एक लाइन में अब भी आप समझ गए होंगे क्या इसका जिक्शो मेथड का मतलब है। अगला हमारा थिंक पेयर सोलो है, या फिर थिंक पेयर शेयर है, कि सबसे पहले सिंपली अगर बोले अकेले में सोचना, सबसे पहले अकेले में सोचा जाएगा, फिर उसके बाद एक पार्टनर सेलेक्ट किया जाएगा, और क्या बनाया जाएगा, पेयर बनाया जाएगा, और लास्ट में लार्ज ग्रुप को या क्लासरूम को वो अपना कंक्लूजन शेयर किया जाएगा। तो ये हमारा थिंक पेयर शेयर है। ठीक है, कि सबसे पहले अकेले में, फिर एक पार्टनर एक दोस्त बना लो जोड़ा, और लास्ट में फिर अपनी फाइंडिंग्स को पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना है। इसके विपरीत होता है टीम पेयर सोलो। इसमें क्या होगा कि पहले पूरी टीम में ग्रुप में डिस्कशन होता है, फिर उस ग्रुप से एक बंदे को सिलेक्ट करेगा कोई भी स्टूडेंट, मान लिया ए स्टूडेंट है इस ग्रुप में। ठीक है, इस पूरे ग्रुप में ही है वो, तो अब ए जो स्टूडेंट है वो किसी और एक विद्यार्थी को लेगा, मान लिया बी ले लिया उसने। ठीक है, तो अब जोड़ा बनाया जाएगा कि अपना जो बेस्ट उसका दोस्त होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा उसका, उसके साथ वो पेयर बना लेगा। ठीक है, फिर ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो भी डिस्कशन करेंगे, तो जब इनका डिस्कशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, दोनों एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, तो अब ए अकेला सोचेगा। ठीक है, कि अब तुम्हारी हेल्प भी नहीं चाहिए। पहले पूरी क्लासरूम में उसने डिस्कस किया, फिर एक अपने अच्छे दोस्त से किया कि ये पूरी क्लास में जो डिस्कशन हुआ है, ये सही बात बताई ना इन्होंने मुझे। जब बी भी कंफर्म कर देता है, अब ए अकेला सोचता है, अकेला विचार करता है। तो ये हमारा टीम पेयर सोलो है। ठीक है, पीयर टीचिंग या फिर एक्सपर्ट ग्रुप भी इसको बोला जाता है, कि इसमें क्या होगा, अब ईच स्टूडेंट्स मास्टर्स ए पार्ट ऑफ द लेसन, कि एक लेसन का एक पार्ट का जो एक हिस्सा है, एक भाग है, उसमें वो एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, कि मान लिया जैसे आपकी यूजीसी में 10 यूनिट्स हैं, पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट हैं, आप 10 बच्चे मान लो अपना ग्रुप बना लो पढ़ाई करने के लिए, सबने एक एक यूनिट डिवाइड कर ली अपनी, कि ए स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट यूनिट को अच्छे से करेगा, बी स्टूडेंट सेकंड यूनिट को अच्छे से करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो 10 बच्चों ने ग्रुप बनाया और सबने एक एक यूनिट अपनी बांट ली। अब
3 या 4 महीने मान लिया ए फर्स्ट यूनिट केवल करता है, तो ये उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। सभी अब एक एक, अब जो यूजीसी नेट का सिलेबस है पेपर फर्स्ट का, उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट में सभी जो ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब जब इनका टाइम खत्म होगा, सब बोलेंगे कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं अब, तो ए पूरी क्लास को फर्स्ट यूनिट समझाएगा, बी पूरी क्लास को सेकंड यूनिट समझाएगा, सी पूरी क्लास को थर्ड यूनिट समझाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत जल्दी वो सीख जाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे हर एक यूनिट को। ठीक है, अब चूंकि इसमें कोई टीचर नहीं है, किसी टीचर ने उसको नहीं सिखाया, ठीक है, जब वो अलग अलग पढ़ रहे थे तब हो सकता है वो टीचर की हेल्प ले लें, लेकिन ओवरऑल जब पूरे क्लासरूम की बात आती है पढ़ाने की या फिर पढ़ने की, तो वहां पर टीचर नहीं था। वहां पर उसके जो क्लासमेट है, यानी कि उसके जो साथ में बैठता है, उसी ने उसको सिखाया। तो जब साथ वाला सिखाता है तो उसको हम पीयर टीचिंग बोलते हैं। और क्योंकि वो उस यूनिट में उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट था, तो इसलिए इसको एक्सपर्ट ग्रुप भी बोला गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो अच्छे से इसको एक बार रीड कर लेना। इसके बाद आता है राउंड रोबिन। राउंड मतलब गोल। गोल का मतलब क्या है, कि जैसे आप मान सकते हो कि इसमें 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो सर्कल में बैठ गए हैं, एक सर्कल इन्होंने बना लिया। ठीक है, तो अब बोलें कि चलो यहाँ से स्टार्ट करो। जैसे क्लासरूम में टीचर कई बार नाम याद नहीं कर पाता था सारे स्टूडेंट्स के, या फिर नया टीचर आपकी क्लास में आया है, उसको सुनना है क्लास में, तो वो नाम लेकर नहीं बुलाता था क्लास में, वो रोल नंबर बोलता था कि रोल नंबर 10, रोल नंबर 20, खड़े हो जाओ अब तुम सुनाओ। ठीक है, तो ऐसे ही हमने मान लिया इनको नंबर दे दिया कि इस जो सर्कल में बैठ गए हैं, हम टर्न बाय टर्न ऐसे चलेंगे कि पहले नंबर पर ये वाला बच्चा बोलेगा, 2 नंबर पर ये बोलेगा, फिर 3 नंबर पर ये बोलेगा, उसके बाद ये बोलेगा, उसके बाद ये, और लास्ट में 6 नंबर बोलेगा, और 6 नंबर के बाद दोबारा से एक का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक सर्कल में बैठ गए हैं ये, और टर्न बाय टर्न जो है अपनी बात को समझा रहे हैं, और बाकी टाइम में दूसरे बच्चों की सुन रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो इक्वल पार्टिसिपेशन एनकरेज होता है कि सभी की टर्न आ जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप को लेफ्ट आउट फील करे, इस ग्रुप में सभी का नंबर आएगा बोलने का। ठीक है, और बहुत ही फेयर तरीके से इसमें आता है। ठीक है, तो ये हमारा राउंड रोबिन रहता है। केवल इसमें और कुछ भी नहीं है कि सर्कल में बैठ जाना है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलेंगे बोलना। ठीक है, और ऐसे ही सर्कल चलता रहेगा। तो एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ये हमारा राउंड रोबिन होता है। इसके विपरीत हमने एक पीछे भी करके आए हैं हम, फिश बाउल। फिश बाउल में क्या था, 2 सर्कल थे। डिफरेंस क्या है अब इसमें, इसमें भी सर्कल में ही बैठते हैं फिश बाउल में। तो फिश बाउल में कोई एक पैटर्न नहीं है। अब बाहर वाले जो हैं ऑब्जर्व करते थे, आउटर सर्कल वाले, इनर सर्कल वाले क्या करते थे, बोलते थे या फिर डिस्कस करते थे। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इस तरह बच्चे बोल रहे हैं, अभी ये बोला फिर ये बोल पड़ेगा फिर ये बोल पड़ेगा। ठीक है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं था, लेकिन इसमें एक फिक्स पैटर्न है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि इक्वल पार्टिसिपेशन, क्योंकि ग्रुप के अंदर जो बच्चे बैठे हैं, बाहर वालों और अंदर वालों के लिए इक्वल पार्टिसिपेशन है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर के जो अभी केवल अंदर वाले सर्कल में बैठे हैं, क्या वो सभी बोल पा रहे हैं, ये इंश्योर नहीं कर सकते हम इसमें। ठीक है, तो ये हमारा राउंड रोबिन था। इसके अपोजिट जो इनर और आउटर सर्कल वाला था, ये हमारा क्या है, फिश बाउल है, कि एक बाहर सर्कल बन गया जिसमें ये बच्चे बैठे हैं, और एक ये अंदर वाला सर्कल बन गया जिसमें अंदर बच्चे बैठे हैं। ये डिस्कस करेंगे, बाहर वाले नोट्स बनाएंगे, थोड़ी देर के बाद अपने शीट्स को ये चेंज कर लेंगे, बाहर वाले अंदर आ जाएंगे, अंदर वाले बाहर चले जाएंगे।
ठीक है, तो ये हमारा फिश बाउल था। 7 नंबर पर आता है नंबर्ड हेड टुगेदर। क्या मतलब है इसका? अगर दो ही शब्द इसमें आप देख पाए, नंबर लिखे हुए हैं हेड के ऊपर, यानी इनका सिर है, इनके ऊपर नंबर लिखे हुए, कि जैसे उनकी चेस्ट पर एक स्लिप लगा दी है उनका नंबर लगाकर, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में आपको एक रोल नंबर दे दिया गया है, एक नंबर आपको दे दिया गया है, आपका नाम है, लेकिन क्लास में एक नंबर भी आपको दिया गया है कि रजिस्टर में आपका जो नाम है वो इस नंबर पर है, ठीक है। यानी कि हर एक स्टूडेंट को एक क्लासरूम के अंदर क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है। फिर क्या करते हैं कि टीचर एक सवाल पूछता है, अब नंबर सबको दे दिए हैं, टीचर एक सवाल पूछता है, तो जो भी मान लिया 4 स्टूडेंट्स थे इसमें, चारों डिस्कस करेंगे आपस में, चारों एक दूसरे से बात करते हैं, उस जो सवाल टीचर ने पूछा है उसका जवाब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और जब वो बोलते हैं कि हमने डिस्कस कर लिया है, या फिर मान लो कि टीचर ने ही बोल दिया कि आप 5 मिनट का समय आपके पास है, 5 मिनट के बाद में आप 5 मिनट तक आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आंसर पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद में आप में से किसी से एक को उठाकर और आंसर पूछूंगा। तो 5 मिनट के बाद टीचर कोई भी एक रैंडम नंबर लेता है कि 2 नंबर स्टूडेंट, 2 रोल नंबर खड़े हो जाओ, तो इस जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब दो, ठीक है। तो ये हमारा नंबर्ड हेड टुगेदर रहता है, ठीक। अब कोलैबोरेटिव या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग क्यों है? क्योंकि सब ने आपस में डिस्कस किया पहले, केवल इसी पॉइंट की वजह से क्या है ये कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि सभी डिस्कस करते हैं बाद में जवाब देते हैं, ठीक है। 8 नंबर पर आता है रैली कोच। कोच का मतलब क्या होता है? रैली को भूल जाओ अभी के लिए, कि कोच वो होता है जो काम एक तरह से टीचर का क्लासरूम में है कि हमारी गलतियां बताना, ठीक है। क्लासरूम इन द सेंस कि एक कॉलेज की बात हम कर रहे हैं कि एक गाइड करे हमें, ठीक है। और जब किसी खेल में कोई स्किल्स सीखनी होती है, प्रॉपर बॉडी मूवमेंट सीखनी होती है, तो कोच बोलते हैं हम वहां पर उसको, ठीक है। तो एक जनरल रूल मैं इसमें बताऊं कि कोच कौन होता है, कि जब हम खेलते हैं तो जो हमें देखता है, ठीक है, सिंपल। कि ऐसे ही अब दो स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। बी कुछ बोल रहा था या फिर कोई एक्टिविटी कर रहा था, ठीक है। स्पीक भी हो सकता है, यानी कि बोलता हुआ भी हो सकता है, या फिर कोई एक्टिविटी भी कर सकता है, दोनों में से कुछ भी कर रहा हो। बी क्या करेगा, इसको देखेगा, ठीक है। जब ये बोलेगा कि मेरी बात पूरी हो गई, या फिर जो एक्टिविटी मैंने करना था वो कर ली है, कंप्लीट हो गई है, अब बी जो है इसका फीडबैक इसको देगा, उसको बताएगा कि तुम्हारी कहाँ पर गलती थी, कहाँ तुमने अच्छा किया, ठीक है। यानी कि बी किसका काम कर रहा है अब यहाँ पर? कोच का काम कर रहा है, ठीक है। फिर यहीं तक स्टेप नहीं है, इससे नेक्स्ट स्टेप भी है, ये स्टेप 1 मान सकते हो आप। स्टेप 2 क्या है? अब ये दोनों जो हैं अपने रोल को स्विच करेंगे, ठीक है। अब बी क्या करेगा? बी बात करेगा, बी बोलेगा या फिर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, और ए क्या करेगा? अब देखेगा। यानी कि अब कोच के रोल में कौन है? ए है। और जब ये अपना बोलना बंद कर देगा या फिर एक्टिविटी अपनी रोक देगा, तब ए इसको क्या देगा? अपना फीडबैक देगा, अपनी इवेल्युएशन बताएगा कि आपने कहाँ पर गलती की और कहाँ पर आपने अच्छा किया, ठीक है। तो चूंकि पेयर्स में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी बोला गया है, रैली कोच, ठीक है। लास्ट हमारा इसमें आता है टॉकिंग चिप्स। क्या बोलने वाली चिप्स? कुछ ऑडियो डिवाइस उसमें लगी लगी हुई है? नहीं। फिर मतलब क्या है इसका टॉकिंग चिप्स का? कि मान लिया ये आपके सामने 4 जो हैं बच्चे बैठे हुए हैं एक टेबल के ऊपर, ठीक है। तो इनका नंबर देता हूं मैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब सबको बराबर बराबर चिप्स दी गई, या फिर मान लो कि पर्चियां दी गई। 5 पर्चियां इसके पास हैं, 5 ही पर्चियां इसके पास हैं, 5 पर्चियां इसके पास हैं और 5 पर्चियां इसके पास हैं, ठीक है। अब मान लो कि 2 नंबर स्टूडेंट बोलना चाहता है, तो ये कैसे बोलेगा? तो टेबल पर अपनी एक चिप निकाल कर रख देगा,
टेबल पर चिप रखने का मतलब है कि अब ये बोलना चाहता है, इसको बोलने का मौका चाहिए। अब चिप बच जाएंगे इसके पास 4, यानी कि सबके पास 5-5 मौके हैं बोलने के, और इसके दौरान कोई दूसरा स्टूडेंट्स उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, जिसको भी बोलना है वो अपनी चिप टेबल पर रखे और अपनी बात बताए। ठीक है, तो चिप्स का यूज करते हैं स्टूडेंट अपनी बारी लेने के लिए, बोलने के लिए। इससे इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है किसी भी एक ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, तो ये हमारा टॉकिंग चिप्स है। तो ये थी हमारी सारी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। कुछ इसमें हमने रिपीट की हैं, रिवाइज की हैं, वो अब आपको और अच्छे से याद हो गई होंगी। जो बाकी हमने बताई हैं वो भी बहुत सिंपल हैं अगर आपको पहले वाली आती हैं तो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके पीवाईक्यू देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, कि कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी की इसमें से कौन से फीचर नहीं है। इंडिविजुअल कंपटीशन होता है क्या इसमें, कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होती है कि वो उससे आगे निकलना चाहता है या फिर बी ए से आगे निकलना चाहता है। तो जवाब है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए प्रयास होता है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी में। तो यानी कि ये इसका फीचर नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आएगा आंसर में। तो जहां पर ए नहीं है उसको कट कर दीजिए। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस अमंग स्टूडेंट्स, क्या एक दूसरे के ऊपर सकारात्मक रूप से निर्भर होते हैं, तो ये तो इसका फीचर है। इसने पूछा है कौन सा नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो जिसमें बी है उसको भी कट कर दीजिए, तो आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, तो सोल रिलायंस ऑन टीचर गाइडेंस, क्या टीचर की गाइडेंस के ऊपर निर्भर होते हैं केवल, नहीं, एक दूसरे पर भी निर्भर होते हैं थोड़ा सा। तो यानी कि सी भी इसका फीचर नहीं है। इंडिविजुअल रेदर देन ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है, ग्रुप अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ठीक है, तो यानी कि ये भी इसका फीचर नहीं है। अगर यहाँ पर दोनों लिखता तो वो फीचर हो जाता, जबकि इसने एक ही लिखा है तो ये इसका फीचर नहीं है। ए, सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेबरेटिव लर्निंग, तो इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कोलेबरेटिव लर्निंग का है, कौन सा है, पहचानिए। ए टीचर असाइन इंडिविजुअली ए रीडिंग असाइनमेंट एंड स्टूडेंट्स टेक्स नोट्स, कि एक टीचर ने अलग अलग असाइनमेंट दिया सभी बच्चों को। ठीक है, और स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स बना लिए। क्या एक दूसरे का सहयोग किया या फिर कोई ग्रुप बनाया, नहीं बनाया। नहीं बनाया तो ये कोलेबरेटिव लर्निंग नहीं है। एक टीचर ने लेक्चर दिया किसी टॉपिक के ऊपर और अपने अपने बच्चों ने नोट्स बनाए इंडिविजुअली, तो ये भी हमारा ग्रुप नहीं बना, यहाँ पर ग्रुप नहीं बना तो कोलेबरेटिव लर्निंग नहीं हुई। ए टीचर असाइन होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स टू कंप्लीट इंडिपेंडेंटली, कि वो किसी की हेल्प नहीं लेंगे, केवल खुद काम करना है वो होमवर्क, तो ग्रुप नहीं बना, तो ये भी हमारा क्या है, कोलेबरेटिव लर्निंग नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा है, वही हमारा आंसर होगा। ए टीचर असाइन ए ग्रुप प्रोजेक्ट, तो ग्रुप शब्द आ गया है तो मतलब यहाँ पर कोलेबरेटिव लर्निंग है। स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू डू रिसर्च एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स, तो ये हमारा कोलेबरेटिव लर्निंग है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग के इसमें से कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से तत्व हैं। पहला, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, क्या होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि एक ही लिखी है, ग्रुप भी तो होती है। इसने पूछा कौन से होते हैं, तो ये तो होती है, वो अलग बात है, इसके साथ ग्रुप ग्रुप अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ठीक है, तो यानी कि ए आपका आएगा, तो जिसमें ए नहीं है उसको कट कर दीजिए। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, ये भी आएगा, दोनों में है। सी भी दोनों ऑप्शंस में है, यानी कि ये भी आएगा। डी भी दोनों में है, ये भी आएगा। प्रोमोटिव इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स, ग्रुप प्रोसेसिंग, क्या एक ग्रुप को प्रोसेस करने की स्किल्स इसमें आती हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में, तो बिल्कुल आती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सारी की सारी जो 5 फीचर्स लिखे हुए हैं, 5 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये कोऑपरेटिव लर्निंग के हैं। ठीक है,
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ आपकी थ्योरीज जो हैं कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छे तरीके से इनको कर लेना क्योंकि सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को